सरिता जी के पति उन्हें बीच जिंदगी में ही छोड़कर चले गए। अब वह अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। अपने पति के जिंदा रहते वह एक अस्पताल में नौकरी किया करती थी। जब से उनके पति नहीं रहे तब से नौकरी छोड़कर अपने पति की दुकान में काम करने लगी, जिससे कि घर और बच्चे की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सके। और वह अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा भी रही थी। लेकिन जब से उन्होंने अपने बेटे की शादी की, बहू कुछ समय तक तो अच्छे से रही, लेकिन धीरे धीरे बहू का रवैया बदलने लगा। वह अपनी सास से नफरत करने लगी, जिसके चलते ही वह यही चाहती थी कि सरिता जी उस घर में ना रहें। इस कारण वह अपने पति को बहलाया फुसलाया करती थी, जिससे मनीष का भी रवैया अपनी मां के प्रति बदलता जा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी मां को इतना परेशान किया कि वह घर से जाने पर मजबूर हो गईं। वह घर से चली गईं, लेकिन बेटे और बहू उन्हें ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उनकी माँ किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनसे कोई मतलब नहीं था। कुछ समय बाद मनीष और काजल के ज़िंदगी में एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ और वह अस्पताल में भर्ती हो गई। अब उसे देखभाल के लिए आया की ज़रूरत थी। सुनिए, हमें एक आया रखनी है, तो आप किसी आया को बुला सकती हैं क्या? मनीष ने अस्पताल के रिसेप्शन में कहा। सर, इस वक्त एक आया उपलब्ध है, आप चाहें तो उससे बात कर सकते हैं, मैं उसे बुला देती हूँ। उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा। हाँ, बुला दीजिए, मुझे आज रात से ही चाहिए। मेरी पत्नी काफ़ी कमज़ोर है, बच्चे को वह अकेले संभाल नहीं पाएगी और मैं यहाँ रात में रुक नहीं सकता क्योंकि घर पर एक और बच्चा है मेरा, मनीष ने कहा। फिर वह रिसेप्शनिस्ट एक आया को बुलाती है जो काफ़ी बुजुर्ग और कमज़ोर से दिख रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, अरे मैडम, इन्हें तो खुद ही देखभाल करने की ज़रूरत है। यह क्या मेरी पत्नी और बच्चे को संभालेंगी? आप लोगों ने इसे काम पर रखा ही कैसे? किसी और आया को बुला दीजिए, मनीष ने कहा। सर, मैंने पहली बार ही कहा कि सिर्फ एक ही आया उपलब्ध है। अगर आप इसे रखना नहीं चाहते हैं तो खुद ही कहीं से इंतज़ाम कर सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। हाँ हाँ, मैं इंतज़ाम करूँगा, पर इतनी रात हो गई है कि अब कुछ भी करना मुश्किल होगा। ठीक है, बस आज रात के लिए इन्हें ही रहने दो, मैं कल दूसरी आया का इंतज़ाम कर लूँगा। फिर उस आया ने गिड़गिड़ाते हुए बोली, आप हमको एक मौका दीजिए, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। उस बूढ़ी महिला की आवाज़ सुनते ही मनीष चौंक जाता है और वह जब सरिता जी का चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ओहो, तो आप हैं? पहले खुद को तो संभालो, फिर दूसरों को संभालना। मुझे नहीं रखना तुम्हें, आया जाओ यहाँ से। वह बुढ़िया मनीष के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोली, साहब ऐसा मत कीजिए, मैं सब कर लूँगी और इस बूढ़ी चमड़ी पर न जाना, इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जोर है, उस बुढ़िया सरिता जी ने कहा। मनीष के पास वैसे भी अब सरिता जी को रखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और इतनी रात को कहीं और का मिलना मुश्किल था। वह मनीष सरिता जी को देखकर चौंका, क्योंकि वह बुढ़िया कोई और नहीं उसकी माँ थी, जो यहाँ आया का काम करती थी। खैर, मनीष ने उसे कुछ भी पक्का करने से पहले एक बार काजल से बात करने की सोचकर उसके पास गया और उससे कहा, काजल, गजब हो गया। क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए एक आया रखना चाह रहा था, जिस पर इस क्लिनिक में मुझे एक आया का नाम बताया। तुम यकीन नहीं करोगी, वह मेरी माँ है। क्या मम्मी जी, यहाँ वह भी आया? काजल ने कहा। हाँ, क्या करूँ, इतनी रात हो गई है,
सुबह से डिलीवरी के कामों में इतना बिजी हो गया था कि आया भी अरेंज करना भूल गया, और अब जब याद आया है तो बस यही बुढ़िया ही उपलब्ध है। मनीष ने कहा, सुनो, यह तो अच्छा मौका है। एक आया कितना ही ध्यान रखेगी, एक बच्चे की दादी की देख रेख अलग ही होती है। मैं तो कहूँगी इन्हें फिर से घर ले चलते हैं, हमें जो फुल टाइम आया मिल जाएगी, वह भी मुफ्त में। काजल ने कहा, पर हमारे इतना करने के बावजूद क्या यह हमारे साथ जाएंगी? मनीष ने कहा, अरे हमें जरा सी माफ़ी मांगने का नाटक करना पड़ेगा, थोड़ा रो लेंगे और अपने बच्चों की दुहाई दे देंगे, आ जाएंगी। वैसे भी आया के काम में रखा ही क्या है, कौन सा खुश होंगी यह काम करके। वहाँ के घर के काम के साथ साथ हमारे बच्चों को भी संभालेंगी। ठीक है, मैं आज रात के लिए ही रखता हूँ, इसी बीच तुम कुछ करके उसे अपने साथ चलने को राजी कर लेना। मनीष ने कहा, ठीक है, आप बस उन्हें भेज दीजिए, बाकी मैं संभाल लूँगी। काजल ने कहा, उस रात सरिता जी अपना काम बखूबी किया। फिर काजल ने कहा, मम्मी जी, आपको इस हालत में देखकर बड़ा दुख हो रहा है। सच में मम्मी जी, आपके घर से निकलने के बाद हम पछताएं। यह तो तुरंत ही आपको लेने के लिए भी गए थे, पर आप इन्हें कहीं नहीं मिली। उसके बाद हम लगातार कई दिनों तक आपको ढूंढते रहे, पर आप हमें कहीं नहीं मिली। सच में बहू, तुम लोगों ने मुझे ढूंढा? सरिता जी ने पूछा। हाँ मम्मी जी, हमें माफ़ कर दीजिए, आपको अब यह सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, काजल ने कहा। सरिता जी खुश होकर कहती हैं, ठीक है बहू, मैं यह बात बाहर कहकर आती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी और यहाँ काम भी नहीं करूँगी। यह कहकर सरिता जी वहाँ से चली जाती हैं। सरिता जी जाकर उस रिसेप्शनिस्ट पूजा से कहती हैं कि मैडम जी, अरे अब तो यहाँ पर कोई नहीं है। मैम, फिर क्यों आप मुझे मैडम कह रही हैं? पूजा ने कहा, देखो पूजा, मैं चाहती हूँ यह नाटक हमेशा ऐसे ही चलता रहे ताकि किसी को कोई शक ना हो। जब तक मैं कहूँ तो मुझसे मत कहना। सरिता जी ने कहा, पर मैम, आप उनके सामने ऐसे आया बनकर क्यों गईं, जबकि यहाँ की मालकिन हैं आप? वे लोग कौन हैं? पूजा ने पूछा। मेरे बेटे बहू हैं, जिन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बेसहारा निकाल दिया था। उसके बाद फिर कभी मेरी सुध नहीं ली। न जाने मुझ पर कितने अत्याचार किए। सरिता जी ने नम आंखों से कहा, फिर आज यह तो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। लगता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैम, आप इन्हें अपने बारे में बताया? पूजा ने कहा, नहीं पूजा, यह लोग सुधरे नहीं हैं और ना ही कभी सुधर सकते हैं। यह तो मुझे बहलाकर मुफ्त की नौकरानी अपने घर ले जाना चाहते हैं और मैं भी इन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। जैसे इन लोगों ने मुझे भूखे तड़पाया है, एक एक रोटी कुत्ते की तरह फेंक कर देते थे, यहाँ तक कि कमरे में बंद करके बहू मुझे बहुत मारती थी। कहते कहते सरिता जी की आंखें भर आईं। अब इनके साथ में ऐसा खेल खेलूंगी, इनको पता भी नहीं चलेगा। उस दिन जब मैं इन्हें यहाँ देखा तभी मैं आया बनने का नाटक करने का सोच लिया था। बस अब इस नाटक को चलते हुए अपने मकसद को अंजाम देना है। सरिता जी ने कहा, पर मैम, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, जब आपको इन्होंने घर से बेसहारा निकाल दिया था, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँची? इतना बड़ा रुतबा कैसे हासिल किया? पूजा ने पूछा। यह एक लंबी कहानी है, तुम्हें सब बताऊंगी, पर फिर अभी कभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ की एक आया हूँ, यह याद रखना, और सुबह यहाँ के पूरे स्टाफ को बता देना, वरना कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। सरिता जी ने कहा। उसके बाद सरिता मनीष और काजल के साथ उनके घर चली जाती है। घर में घुसते हुए काजल कहती है,
मम्मी जी, बच्चे को इतनी धूल में इन्फेक्शन हो जाएगा। आप सबसे पहले पूरे घर का झाड़ू पोछा कर लीजिए, उसके बाद खाना बना दीजिएगा। पर बहू, कल मुन्ने ने मुझे पूरी रात जगाया है। पहले 1 घंटा सो लेती हूँ, फिर यह सारे काम कर लूँगी। सरिता जी के ऐसा कहते ही काजल बोल पड़ती है, अरे वाह, आप कह तो ऐसे रही हैं जैसे आया का काम नहीं, किसी कंपनी की मालकिन का काम करती हैं। वह तो शुक्र मनाइए, वहाँ अस्पताल में लोगों के गंदे कपड़े सफाई करने के काम से बचा लिया आपको। अब जो यहाँ ज़्यादा नखरे दिखाए तो वापस वहीं फेंक आऊँगी। जाइए और जो कहा है कीजिए। ठीक है बहू, जाती हूँ। यह कहकर सरिता जी काम करने चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद काजल उस हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने जाती है तो साथ में सरिता जी भी थी। इधर काजल और उसके बच्चे का चेकअप चल रहा था और उधर सरिता जी पूजा और एक आदमी के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रही थी। मैम, आपने उस दिन पूरी बात नहीं बताई, आज बताइए ना। आखिर आपने इस उम्र में ऐसी हालत में इतना सब कुछ कैसे पा लिया? पूजा ने पूछा। सरिता जी बोली, पूजा, यह सब इतना आसान नहीं था। बात उन दिनों की है जब मेरे पति का देहांत हुआ था और मेरे सामने मेरे बेटे को अकेले पालने की सबसे बड़ी चुनौती थी। पेशे से मैं एक नर्स थी, इसलिए घर परिवार की ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे पति पर ही थी, क्योंकि मेरे काम का कोई समय नहीं था। ज़्यादातर तो घर पर मनीष को उसके पापा ही संभालते थे। हमारी एक स्टेशनरी की दुकान थी जिस पर किसी को नौकर रख मनीष के पापा मनीष को संभालते थे। जब वह गुजरे तब वह अपनी 12वीं परीक्षा देने वाला था, इसलिए मैं नौकरी छोड़ दुकान संभालने लगी ताकि मनीष और घर दोनों को संभाल पाऊँ, और संभाला भी। फिर समय बीतता गया और मनीष को एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। उसने कहा, अब दुकान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी सोचा चलो अब दुकान चलाने की ना तो मेरी उम्र है और ना ही ज़रूरत, इसलिए दुकान बंद कर दी। फिर मनीष ने अपनी पसंद की शादी कर ली। शुरुआत में तो सब बढ़िया चल रहा था, पर काजल को मैं बिल्कुल भी नहीं भाती थी। उसके घर में यह बूढ़ी सास नहीं चाहिए थी और धीरे धीरे मनीष भी उसके रंग में रंगने लगा था। वह दिन भर घर का पूरा काम मुझसे करवाती और मनीष से कहती कि मैं तो कुछ करती ही नहीं। मनीष उसकी बातों को सच मानता और मुझे सबके सामने उल्टी सीधी बातें सुना देता था। दोनों से खाने में जो बचता वही जूठा मुझे खाने को दे देते थे। एक बार तो दोनों मुझे एक दिन कहकर 5 दिन के लिए घर पर बंद करके चले गए। शायद मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे होंगे। उन्हें लगा होगा कि सिर्फ पानी पीकर अब तक तो मैं मर चुकी होंगी, क्योंकि घर पर सिवाय पानी के और कुछ भी नहीं था। रसोई में उन्होंने ताला लगा दिया था। मैं भूख से रोती बिलखती थी, पर कौन मेरी बात सुनता। एक दिन मैं अपने कमरे की खिड़की से अपनी पड़ोसन को आवाज़ लगाई। हालांकि मैं यह करना नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे मेरे घर परिवार की बदनामी होती, पर भूख के आगे मैं सब भूल गई थी। मेरी पड़ोसन ने सबसे पहले तो मुझे खाना खिलाया। उसके बाद उस पड़ोसन ने मनीष को फ़ोन कर बुलाया और पुलिस तक जाने की धमकी दे दी। उस वक्त मेरे बेटे बहू ने यह कहकर बात को संभाल लिया कि यह गलती से
हुआ है। हमारे घूमने जाने के बाद मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वह लौट नहीं पाए। पर यह सब झूठ था। उल्टा मेरे पड़ोसन से मदद मांगने पर मनीष और नाराज़ हो गया और बहू ने मुझे कमरे में बंद करके बहुत मारा। अब तो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। एक दिन मैं घर का काम कर रही थी, तभी मेरे बेटे ने आकर कहा, माँ अपना सामान बांध लो जल्दी। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? इस पर मनीष ने कहा, जहन्नुम में। क्योंकि आ तो खुद तो जाओगी नहीं, मुझे ही भेजना पड़ेगा। बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? कहाँ ले जा रहा है बताओ ना, मैंने पूछा तो बहू ने मेरे बाल पकड़कर बोली, बुढ़िया चुपचाप सामान बांध लो बिना कोई सवाल किए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती मुझे यह सब करना पड़े। पड़ोसियों से मेरी शिकायत करती हो? क्या सोचा था यह सब लोग तुम्हारा साथ देंगे? मुझे जेल भिजवाकर खुद यहाँ आराम से रहोगी? बहुत हो गया बुढ़िया तेरा, अब तू मरे, हमें कोई परवाह नहीं, बस मेरा पीछा छोड़ दो। दोनों के यह कहते ही मानो मुझ में एक अजीब सी शक्ति आ गई और मैं तुरंत ही निकल गई उस घर से। पर जाऊंगी कहाँ, यह सब कुछ नहीं जानती थी। इंसान ऐसी हालत में या तो स्टेशन या मंदिर जाता। मैं भी मंदिर गई। मंदिर में ही वहीं बैठे लोगों को बस देखे जा रही थी। तभी एक जगह लोगों की भीड़ और शोर सुनकर भागकर वहां गई तो देखा एक आदमी बेहोश हो गया था और वहां किसी ने एम्बुलेंस बुलाया है। मैं इस भीड़ से निकलकर पहले उसकी नस और धड़कन अच्छी तरह से चेक की और तुरंत ही उसे सीपीआर देने लगी। लगभग इसी तरह 20 मिनट हो गए। उस आदमी ने कोई हरकत नहीं की, पर मैं अपना काम करती रही। आखिर में उस आदमी ने हरकत की और तभी एम्बुलेंस भी आ गई। मैं उस आदमी के साथ अस्पताल भी गई। शायद मैं एक नर्स हूँ, यह बात उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा याद थी। अस्पताल में आने के बाद उस आदमी को बचा लिया गया और डॉक्टर ने उसकी जान बचाने के लिए मुझे शाबाशी दी और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। मुझे तब कहाँ पता था कि यह सब मेरे दूसरे जीवन की शुरुआत होने की प्रक्रिया थी। दूसरा जीवन मतलब? पूजा ने पूछा। मतलब पूजा की जिसकी मैंने जान बचाई थी, वह खुद एक डॉक्टर था, पर बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसे कोई संतान भी नहीं थी। उनका नाम था डॉक्टर मनोज। क्या मतलब? हमारे सर, पूजा ने चौंकते हुए कहा। हाँ पूजा, डॉक्टर सर ने तो मेरी टूटी हुई जिंदगी को ऐसा मोड़ दिया जिस वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। उन्होंने मेरे काम को देखकर पहले तो खुद के साथ मुझे काम पर रखा। जब मुझे वहाँ काफ़ी समय हो गया तो वह भी अक्सर बीमार रहने लगे। तो मेरे काम और लगन को देखकर उन्होंने मुझे इस अस्पताल की 50% की मालकिन बना दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। ऐसा कहकर उन्होंने जब कहा कि आप में इतना बड़ा गुण है, उसी के बलबूते पर इस अस्पताल को अच्छे से मैनेज करो और अपनी पहचान बनाओ और दिखा दो अपने बेटे बहू को कि औरत जब सब दर्द सहकर एक बच्चा पैदा कर सकती है और उसे अकेले पाल पोस कर इस लायक बना सकती है, तो एक औरत सब कुछ कर सकती है। और मैंने भी बहुत मेहनत की और इस अस्पताल को मेरे नाम से जानते हैं। बस इसी तरह मैं यहाँ तक पहुँची। फिर मैं अपने नालायक बेटे के पास क्यों ही गई? पूजा ने कहा। पूजा, मैं तो उस पर निर्भर थी, तो उसके अत्याचार सहती थी, पर अब
मुझे उसकी असली जगह दिखानी है। मुझे यह दिखाना है कि मैंने उसके लिए सब छोड़ा है। चाहती तो मैं भी उसे आया के पास रखकर अपना कैरियर बना सकती थी, पर मैंने उसे अपने कैरियर के आगे रखा और मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। बस इसलिए उनके साथ गई ताकि दोनों को अच्छा सबक सिखा सकूं। चलो अब मैं चलती हूँ। उसके बाद सरिता जी काजल के साथ घर वापस आ जाती है और घर में घुसते ही काजल ने कहा, मम्मी जी खाने की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद मेरी और मेरे बेटे की मालिश कर दीजिएगा। वह तो मैं भूल गई थी। सौम्या को बस स्टॉप से लाना है, पहले सौम्या को ले आइए। सरिता जी सौम्या को लाने के बाद घर पर आकर खाने की तैयारी करने लगती हैं। शाम को मनीष घर पर ही था कि कुछ लोग घर पर आते हैं। वह मनीष को कहते हैं, सर आपका घर बड़े ही प्राइम लोकेशन पर है, तो हम यहाँ पर अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। आपका फ़ायदा यह होगा, यहाँ आपको 2 फ्लैट के साथ एक दुकान और 30 लाख कैश मिलेगा। यह सब सुनकर मनीष और काजल हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता। तो मनीष कहता है, सुबह से उल्लू बनाने के लिए कोई और नहीं मिला क्या जो हमें उल्लू बनाने चले आए? यह सारा काम रिटर्न में होगा और अगर आप अभी हाँ कह दें या कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करते हैं तो हम आपको तुरंत 4 लाख रुपए दे देंगे ताकि आपको हमारी बात पर यकीन हो जाए। यह समझ लीजिए क्योंकि हमारे सर को इस एरिया में फ्लैट बनवाना है। अब आप जल्दी करो वरना हम यह ऑफ़र इसी एरिया के किसी और को दे देंगे। सुनिए जी, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आता है। सोचो, नया फ्लैट, वह भी 2-2, एक में तो हम रहेंगे, एक को किराए पर दे देंगे और दुकान को भी किराए पर लगा देंगे। आपको नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाकी के पैसे से हम खुद का बिजनेस शुरू कर लेंगे। काजल ने कहा, पर यह कहीं फ्रॉड निकला तो? अचानक से किसी पर ऐसे ही विश्वास कैसे कर लें? मनीष ने कहा, पर उन्होंने कहा तो सही कि अगर हम अभी हाँ करेंगे तो वह हमें तुरंत 4 लाख रुपए दे देंगे। काजल ने कहा। मनीष ने उस आदमी से पूछा, हाँ सर, आप यहाँ साइन कीजिए तो 4 लाख तुरंत अकाउंट में चले जाएंगे। उस आदमी ने कहा। जैसे ही मनीष हाँ करके कागजात पर साइन करता है, उसके अकाउंट में सच में पैसे आ जाते हैं। यह देखकर दोनों पति पत्नी खुशी से उछलने लगते हैं। उसके बाद वह आदमी कुछ और कागजात पर साइन करवा कर चला जाता है। मनीष खुशी के कारण बिना पढ़े साइन कर देता है। फिर इधर अपनी नौकरी भी छोड़ देता है और एक दिन मनीष सरिता जी से कहती है, मम्मी जी आप वापस चली जाइए उस अस्पताल में क्योंकि मुझे अपने नए फ्लैट में आपकी मनहूस सूरत नहीं चाहिए। पर बहू मैं कहाँ जाऊँगी? अब मुझे इस घर से मत निकालो। काजल बोली, मार कर किसी नाले में फेंक आऊँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर उसने सरिता जी के हाथ को जोर से पकड़ा और पीछे की तरफ मोड़ने लगी कि तभी एक जोर का तमाचा उसके गाल पर पड़ा। अपने गाल पर पड़े चाटे की आवाज़ से काजल इस तरह से सन्न रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक से सरिता जी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, क्योंकि वह जोरदार तमाचा किसी और ने नहीं बल्कि सरिता जी ने काजल के गाल पर लगाया था। काजल तो अभी भी हैरानी से
अपनी आंखें फाड़कर सरिता जी को देख रही थी। इससे पहले मनीष कुछ कहता, सरिता जी ने अपना सामान लिया और घर से बाहर आंसू पोंछते हुए निकल गई। उनके जाते ही अचानक दरवाजे पर वही सारे लोग आ जाते हैं जिन्हें मनीष कहता है, तो कब हमारी डील पूरी होगी और काम शुरू होगा? सर, हमारा काम पूरा हो गया, अब आपको यह घर छोड़ना पड़ेगा। उस आदमी के इतना कहते ही मनीष कहता है, हाँ हाँ, हमें कुछ महीने के लिए किराए का घर का इंतजाम कर लिया है, फ्लैट बनते ही वापस आ जाएंगे। वैसे कब तक बन जाएगा हमारा फ्लैट? तो वह आदमी बोला, फ्लैट? कौन सा फ्लैट? आप यह घर छोड़िए, क्योंकि यह अब हमारी मैम का है, उनके नाम, जिनके नाम पर आपने घर लिया है। उस आदमी ने कहा, यह सब क्या कह रहे हो तुम? कौन सी मैम? किसके नाम पर हमने अपना घर कर दिया? मनीष ने पूछा। तभी अचानक वहाँ एक कार आकर रुकी तो उस कार से आवाज़ आई, मैंने लिया है बेटा यह घर। मनीष और काजल ने जैसे उस कार पर नज़र डाली और सरिता जी उस गाड़ी से निकलकर बाहर आ रही थी। आज सरिता जी नौकरानी के वेश में नहीं, बल्कि उन्होंने कम से कम 5,000 की बनारसी साड़ी पहने थी और आंखों पर काला चश्मा था। काजल और मनीष की तो आंखें फटी की फटी रह गई कि अभी अभी तो माँ यहाँ से नौकरानी के भेष में गई थी, फिर यह सब कैसे हुआ? एक आदमी बोला, सर, यही है हमारी मैम जिन्होंने आपका घर खरीदा है, और शुक्र मनाओ कि तुम्हारे बच्चों का सोचकर उन्होंने 4 लाख दे दिया, वरना तो तुम लोगों को खाली हाथ सड़क पर भीख मांगना पड़ता। माँ, आपने यह सब किया है, पर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं हमें सबक सिखाने के चक्कर में चोरी तो नहीं कर ली ना? मनीष आश्चर्य से सरिता जी से कहा। तभी उनका एक आदमी बोला, मिस्टर, तमीज़ से बात कीजिए आप। अरे यह क्या चोरी करेंगी? जिस अस्पताल में आपका बेटा पैदा हुआ है यह उस अस्पताल की मालकिन हैं, तो फिर इन्हें चोरी पैसे करने की क्या ज़रूरत है? उस आदमी ने कहा। अभी तक तो मनीष और काजल को पहले झटके से नहीं संभले थे कि एक और जोर का झटका लगा। अरे यह तो एक आया है, लगता है इन्होंने सबको उल्लू बनाया है। काजल ने कहा, उल्लू? कौन किसको बनाया यह तो पता चल ही जाएगा, सबसे पहले यह घर खाली करो, सरिता जी ने कहा। तो मनीष बोला, आप कौन होती हैं हमें घर से निकालने वाली? भूल गई बुढ़िया, कैसे कमरे में बंद करके मारते थे तुझे? तभी मनीष के गाल पर एक जोर का तमाचा पड़ा। सरिता जी गुस्से में बोली, वह एक बेबस औरत थी जिस पर तुम अत्याचार करते थे। आज यह सरिता बेबस नहीं है। खबरदार, जो एक शब्द भी कुछ गलत कहा तो तुम दोनों की जुबान खींच लूँगी। उन्होंने दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और घर के बाहर खड़ा कर दिया। दोनों को उन लोगों का सामान घर के बाहर निकालकर तुरंत ताला लगा दिया गया और चाबी ले ली गई। अपनी माँ का ऐसा रूप देखकर दोनों बेटे और बहू आश्चर्यचकित हो गए। अब उनके पास अपनी माँ से माफ़ी मांगने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। वह अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने जो किया है। लेकिन सरिता जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और कहा कि तुम्हें तो अपने किए की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन मुझे अपने पोते से कोई शिकायत नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें जो 4 लाख रुपए दिए हैं
उसी से तुम्हें जो करना है कर सकते हो। इससे ज़्यादा तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकती। लाख मिन्नतें करने पर भी सरिता जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। अब मनीष और काजल को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा और एक किराए के घर में जीवन बिताने के लिए मजबूर हो गए। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।